तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द समेत कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, जो सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने के लिए काफी हैं। एक गांव में झुमरी नाम की स्त्री अपने अपाहिज पति बसंत और 10 वर्षीय पुत्री कल्लू के साथ रहा करती थी। झुमरी बेहद गरीब थी। वो और उसका पति निर्मला के ढाबे पर खाना बनाने का काम करते थे। निर्मला एक बेहद क्रूर स्वभाव की महिला थी। एक दिन गांव का मुखिया निर्मला के ढाबे पर भोजन करने के लिए आया। मुखिया बोला, अरे वो निर्मला, कहाँ हो तुम? तभी निर्मला बोल उठी, अरे मुखिया जी, तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखे ही जा रहे हो? अरे तुम तो यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। ये क्यों नहीं कहते मुखिया जी कि तुम्हारी नजरें झुमरी को तलाश रही थी? अरे नहीं निर्मला, वैसी कोई बात नहीं। झुमरी से तो बस हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं। काहे को मजाक करते हो? उस नस्मीती झुमरी से वो तो तुम्हें घास तक नहीं डालती। वैसी कोई बात नहीं निर्मला, बात असल में ये है कि कभी झुमरी ने मुझे गौर से देखा ही नहीं। जिस दिन मुझे गौर से देख लेगी, उस दिन से मेरे अलावा किसी और की तरफ वो देखेगी भी नहीं। मुखिया जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। आप क्यों नहीं मान लेते कि आप बुरे हो गए हैं? कौन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? गांव के हट्टे खट्टे 8-10 नौजवान एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा बताइए, इस गरीब के ढाबे पर कैसे आना हुआ? अरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही तो ढाबा है, और ये मुझे तुम्हारे ढाबे की बनी हुई आलू की सब्जी और देसी घी के बने हुए आलू के पराठे रोज खींच लाते हैं। अरे ये क्यों नहीं कहती कि आप रोज रोज आलू के पराठे खाने के बहाने सिर्फ झुमरी को देखने के लिए आते हैं? ये सारी बातें पास बैठे बसंत काफी देर से सुन रहा था। उसके बाद बसंत निर्मला से बोल उठी, निर्मला जी, ये मुखिया ढाबे पर भोजन करने नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देखने के लिए आता है। आप मुखिया को ढाबे पर आने के लिए मना क्यों नहीं कर देती है? उसके बाद निर्मला ने बसंत को थोड़ी ऊंची आवाज में बोल उठा, तेरा दिमाग तो ठीक है बसंत। मैं अपने ग्राहकों को भला आने से क्यों मना करूंगी? मुखिया मेरा ग्राहक है। मुखिया से मुझे महीने की अच्छी आमदनी होती है। लेकिन आप उसे इतना तो बोल सकती है ना कि वो मेरी पत्नी को उल्टी सीधी नज़रों से देखा बंद करे। अरे तुझे अपनी पत्नी की अगर इतनी ही चिंता रहती है तो फिर उसको घर पर रख और घर के अंदर बंद करके रख। क्यों काम करवाता है उससे? बसंत और निर्मला आपस में दोनों झगड़ा करते ही जा रहे थे। उसी बीच मुखिया के 2 आदमी आकर वहाँ बैठ गए। एक का नाम था संपत और एक कप्ता। वो दोनों मुखिया की तरफ होते हुए बसंत को कुछ बोल दिया। वो दोनों की बातें सुनकर बसंत को बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम दोनों को हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की? लो भाई, कर लो बात। बोल तो ऐसा रहा है कि वो गांव का एक नया थानेदार यही है। अबे अपाहिज, तू सिर्फ एक अपाहिज है, इस बात को तू स्वीकार क्यों नहीं कर लेता बे? संपत भैया सही बोल रहे हैं बसंत। लोग धरती पर बोझ होते हैं, लेकिन तू तो तेरी पत्नी के ऊपर बोझ है। मैं तुझे सलाह देता हूँ बसंत, इसमें सबका भला हो जाएगा। तेरा पत्नी का भी और तेरा जो बेटा है कल्लो, उसका भी भला हो जाएगा। तू एक काम कर, अभी जाकर किसी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जा। तो संपत भैया सही बोल रही है। जब तू नहीं रहेगा तो झुमरी को मुखिया की बात माननी पड़ेगी। झुमरी जब मुखिया की बात मान लेगा तो मुखिया हमें मालामाल कर देगा। देख, तेरे मरने से कितने लोगों का फायदा होगा, लेकिन तू है कि मरता ही नहीं। अब देख झुमरी, किसी को पता नहीं लगेगा, और आजकल तो मॉडर्न जमाना है। ज्यादातर शादीशुदा औरत के ही किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलते रहते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया बातें करते हुए, और वो भी मेरे पति के सामने? मुखिया से जाकर साफ साफ कह दो, झुमरी गरीब जरूर है लेकिन बिकाऊ नहीं है। झुमरी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसके बाद संपत और कप्ता झुमरी को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन झुमरी नहीं मानी। फिर वो दोनों अपनी बाइक लेकर मुखिया के घर चला जाता है।
क्या हुआ संपत और कपड़ा? झुमरी मानी कि नहीं मानी? हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया मुखिया जी, लेकिन वो नहीं मानी। संपत भैया सही बोल रही है मुखिया जी, हमने झुमरी को समझाने का बहुत प्रयास किया। मेरे ख्याल से जब तक उसका पति जिंदा है, मुझे नहीं लगता कि आपका काम हो पाएगा। इस अपाइस को भी पता नहीं है मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे मैं उसकी पत्नी से सिर्फ 2-4 प्यार भरी बातें तो करना चाहता हूँ, उसके बदले में मैं उसको पैसा भी दूंगा, लेकिन उसकी पति को तो समझ में नहीं आता है। अरे अब तो बहुत धनवान हो मुखिया जी, अगर आप कहो तो मैं बसंत को रास्ते से हटवा देता हूँ। संपत भैया सही बोल रहे हैं, वैसे भी अपाइस किसी काम का तो है नहीं। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों इस उम्र में मुझे हथकड़ियाँ पहनाना चाहते हो। अरे तो फिर आप ही बताओ हम क्या करें। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उपाय जरूर काम आएगा। चलो मेरे साथ। क्या बात है मुखिया जी, सुबह तो पराठा खाकर गए थे, क्या बात है, फिर से भूख लगने लगी? निर्मला, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कल तुम झुमरी और उसके पति को काम से निकाल दो, और मैं गांव के सबको बता दूंगा कि झुमरी और उसके पति बसंत को काम ना दिया जाए। अरे मुखिया जी, आप सिर्फ झुमरी की बात कीजिए, बसंत तो अपाइज है, उससे कौन काम देगा। संपत भैया सही बोल रही है मुखिया जी। मेरा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि झुमरी मेरे ढाबे पर खाना बनाती है, उसके हाथों के बनाए हुए भोजन ग्राहकों को बहुत पसंद है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शहर से किसी 5 स्टार होटल से भोजन बनाने वाला व्यक्ति को ला कर दूंगा, और उसके पैसा भी मैं दूंगा। तुम्हारा ढाबा और ज़्यादा चलने लगेगा। तो फिर समझिए आपका काम हो गया। कुछ समय बाद तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, मैंने शहर से 5 स्टार होटल से खाना बनाने वाले को बुलाया है, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? आप अच्छी तरह से जानती हैं, हम दोनों आपके ढाबे पर काम करते हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। अरे तो क्या मैंने तुम्हारी रोजी रोटी का ठेका ले रखा है? मेरी मर्जी, निकालो यहाँ से। ठीक है, तो फिर हम दोनों की 1 महीने की पगार दे दीजिए, हम चले जाते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है झुमरी, हाँ कौन सी पगार मांग रही हो? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती? बड़ी सती सावित्री बनती फिरती है, मेरा मुंह मत खुलवा। अगर बोलना शुरू करूंगी तो तेरा कानों से धुआं निकलने लगेगा। उसके बाद निर्मला ने बसंत और झुमरी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो दोनों बेचारे रोते हुए घर पर गए तो उन दोनों को अपने घर के बाहर उनकी बेटा कल्लू रोते हुए मिला। क्या हुआ बेटा कल्लो, तुम रो क्यों रही हो और बाहर क्या कर रही हो? मकान मालिक ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया और सामान भी फेंक दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने 1 महीने से किराया नहीं दिया। अभी भी वक्त है झुमरी, मेरी बात को मान ले। नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपना बेटा को भी तो ख्याल कर। संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेटा का भी तो नहीं, कम से कम अपने अपाहिज पति का भी तो ख्याल कर ले। तुझे और तेरी पति को गांव में कहीं भी अब काम नहीं मिलेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बात को मान ले। इतना बोलकर मुखिया संपत और कपटा के साथ मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बेचारा झुमरी अपने परिवार को लेकर गांव-गांव भटकती रही, मगर किसी ने भी झुमरी की मदद नहीं की। अंत में झुमरी थक हार कर जंगलों की ओर चली गई। भूख की वजह से अचानक उसके बेटा कल्लू को चक्कर आ गया। क्या हुआ मेरी बेटा? लगता है ये भूख की वजह से बेहोश हो गया है। झुमरी परेशान हो जाती है, वो मदद के लिए आसपास लोगों की तलाश करने लगती है। तभी वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी में आवाज लगाती है। क्या बात है, इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? मेरी बेटा वहाँ बेहोश हो गया है, मेरी मदद कीजिए। वो बुरी औरत बेहद दयालु थी। वो उन सबको अपने घर के अंदर ले आती है। भूख ने बेटा को इतना बेबस कर दिया कि वह चक्कर खाकर गिर गया। घबराओ मत,
कुछ देर में वह फिर से होश में आ जाएगा। लेकिन बताओ, तुम तीनों इस सुनसान जंगल में किस दर्द की तलाश में भटक रहे थे? झुमरी ने रोते हुए सारी घटना उस बूढ़ी औरत को बताई। किसी जवान स्त्री का पति अगर अपाहिज हो तो ये दुनिया उसे चैन से नहीं रहने देती। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों आज से मेरे ही साथ रहो। मेरी कोई संतान नहीं है। लेकिन आप जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? गांव में क्यों नहीं रहती? क्या आपका परिवार नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मेरा पूरा परिवार है, लेकिन वो सब अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे अकेला छोड़ गए। उनके जाने के बाद मुझे ये दुनिया वीरान लगने लगी। फिर मैंने जंगलों में ही अपना घर बना लिया। अब तुम सब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अगली सुबह तुम ढाबे पर भोजन बनाने का काम करती थी ना? हाँ माँ, मैं निर्मला की ढाबे पर काम करती थी। तो तुम अपना ढाबा खुद क्यों नहीं खोल लेती? कैसे खोल सकती हूँ माँ? मेरे पति अपाहिज है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गांव में मेरी कुछ जमीन पड़ी हुई है, तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लेना। तुम अपने ढाबे में बांस पकौड़े बनाना। लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे बांस पकौड़े बनाना नहीं आती। मैं सिर्फ दूसरा खाना बनाती थी। हाँ, मुझे बांस पकौड़े बनाना आती हैं। काफी सालों पहले मैं विदेश में रहा करती थी और उन दिनों मेरे पति को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन हम दोनों पति पत्नी जंगल में भटक गए। तब वहाँ के कुछ आदिवासियों ने हमारी मदद की। उन्होंने ही हमें बांस पकौड़ा बनाने की रेसिपी सिखाई। यकीन मानो, अगर तुम उस रेसिपी से बांस पकौड़ा बनाकर अपने ढाबे में बेचोगी तो तुम देखना, देखते ही देखते तुम्हारा ढाबा हर जगह मशहूर हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को गांव में एक जमीन दे दी। झुमरी बसंत और उसकी बेटा कल्लू ने मेहनत से एक ढाबा बनाकर तैयार किया। झुमरी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें बांस पकोड़े कैसे बनाने हैं। गांव की छोटी पहाड़ी के पास जो जंगल है, जहां पर हमेशा कोहरा छाया रहता है, तुम वहां से बांस उठा कर ले आओ। वो बांस खाने के होते हैं। झुमरी ने ऐसा ही किया। अपने बेटा कल्लू और बसंत के साथ ढेर सारे बांस वहां से उठा लाए। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को रेसिपी बताना शुरू किया। कुछ ही देर में बांस पकोड़े बनकर तैयार हो गए। झुमरी के ढाबे के पास एक कार आकर रुक गए। उस कार में से एक शहरी व्यक्ति निकालकर झुमरी से बोला, तुम्हारे पास पानी की बोतल है क्या? जी भैया, मिल जाएगी। ये कौन सी डिश है? इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बांस के पकौड़े बनाए हैं भैया, बहुत अच्छी है। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। एक प्लेट लगाओ। झुमरी ने एक प्लेट उस व्यक्ति को लगा दी। उस व्यक्ति को बांस के पकौड़े इतने पसंद आए कि उसने ढेर सारे पैक भी करवा दिया। यह तक कि उसने सोशल मीडिया पर भी झुमरी का फोटो बांस के पकौड़े के प्लेट के साथ अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में झुमरी के ढाबे पर शहर के लोगों की भीड़ लगने लगी। झुमरी का फोटो रोज रोज न्यूज़पेपर में छपने लगा। मुखिया क्रोधित होकर निर्मला के ढाबे पर संपत और कपटा के साथ बैठा हुआ था। मैं झुमरी को ये सोचकर ढाबे से निकलवाया था कि वो मजबूर होकर मेरे पास आ जाएगी, मगर उसके तो वहाँ से जाने के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना नुकसान भी कर दिया मुखिया। सारे लोग पागल हो गए हैं। जिसे देखो वो झुमरी की बांस के पकौड़े की तारीफ करता रहता है। अब झुमरी की तरफ देखना भी मत मुखिया जी। अब झुमरी झुमरी नहीं रही जो एक असहाय औरत हुआ करती थी। आज की तारीख में उसके पास 6 लग्जरी कारें हैं। जंगल में एक VIP बंगला बनाकर वो उसमें बेहद टाइट सिक्योरिटी के साथ रहती है। संपत भैया सही बोल रहे हैं मुखिया जी। कहीं गलती से अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम दोनों अभी बकवास बंद करो।
लगता है झुमरी के अमीर बनते ही तुम दोनों अपना पार्टी ही बदल लिया। झुमरी अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। मैं आज रात ही झुमरी और उसके परिवार को मार डालूंगा। वैसा गलती मत करना मुखिया जी। अब उसके ढाबे पर कमिश्नर वगैरह भी आते जाते रहते हैं। संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुखिया जी पुलिस डांडों से मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर देगी। अब तुम्हारी औकात झुमरी के सामने 2 कड़ी की भी नहीं रही। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तुम्हें कुत्ता बनाकर छोड़ देगा और हमेशा तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा डालकर अपने ढाबे के पास बांध कर रख देगी। इसकी नौबत कभी भी नहीं आएगी संपत और कप्तान। ये क्या है? आज रात मैं किसी भी तरह से उससे उसके परिवार सहित जहर देकर मार दूंगा। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी ढाबे से 3-4 लोग उठकर खड़े हो गए। उनके हाथ में पिस्तौल थी। ये देखकर मुखिया, संपत और कपट्टा बेहद घबरा गए। उनमें से एक व्यक्ति मुखिया की ओर देखकर बोला, मैं जिले का एसएसपी अभिमन्यु हूँ। कुछ दिन पहले झुमरी ने मुख्यमंत्री को तुम्हारे खिलाफ शिकायत भेजी थी। हम तब से तुम्हारी निगरानी कर रहे थे और आज हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम तीनों की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में है। सर, आप नहीं जानते, ये मुखिया झुमरी पर बुरी नजर रखता था। तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो निर्मला। तुम्हारी सजा भी जेल है। तुम भी इन तीनों के साथ जेल में चक्की पीसोगी। अगर मैं इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं होता तो आज ये मुखिया अपने मकसद में कामयाब हो जाता। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते एसएसपी। अभी तक मैंने कोई भी जुल्म नहीं किया है। मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रहा था मुखिया। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द समेत कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, जो सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने के लिए काफी हैं। एसएसपी ने मुखिया, संपत कप्ता और निर्मला को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। झुमरी आज भी बांस के पकौड़े का ढाबा चलाती है और उसके बनाए हुए बांस के पकौड़े सबको बहुत पसंद आती है।